हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक नया इनिशिएटिव आपके सामने लेके आया हूं और ये इनिशिएटिव उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस साल का यूपीएससी का प्रीलिम्स या आप आने वाले यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं, सीडीएस हो, एनडीए हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, कोई भी आप एग्जाम देंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या डिस्कस करने वाला हूं। मैं एक्चुअली ऐसे कुछ लेक्चर्स लेके आऊंगा आपके सामने, दैट इज अराउंड 8 to 10 लेक्चर्स होंगे जिसको मैं विद इन 10 डेज कंप्लीट भी कर दूंगा। ओके, यहां पर मेरा जो एजेंडा है वो ये है कि जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इस साल के आफ्टर कोरोना के बाद, फिर कोरोना अनलॉक चल रहा है, इसके बाद जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। तो प्लीज जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं उसको जरूर गो थ्रू करिए। मेरा मानना है कि मेरे इस टॉपिक सीरीज से अराउंड 40 to 45 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे और अगर इनडायरेक्ट और डायरेक्टली दोनों कैलकुलेट करें तो अराउंड 60 क्वेश्चन मेरा मानना है मेरी सीरीज से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है और इसको प्रूफ हम करेंगे जब हमारा प्रीलिम्स का पेपर 4 अक्टूबर को हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम देख लेते हैं ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है या पढ़ा है अभी रिवीजन नहीं हो पाया, कॉन्फिडेंट नहीं फीलिंग आ रही है। ओके, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हो सकती है। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने सब कुछ पढ़ भी लिया है, रिविजन कर रहे हैं वो भी इस सीरीज को देखेंगे, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ओके, जिससे मेरा मानना इस बार क्वेश्चन आ सकता है, वो पॉलिटी से नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से। ओके, याद रखिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। रिमेंबर, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में 1971 में स्टैब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, और इस काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं होम मिनिस्टर। पॉलिटी से आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं, प्लस अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद रखिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहां पॉलिटी के लेक्चर्स में हमने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्सप्लेन की है। ठीक है, इसी का याद रखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के साथ एक जोनल काउंसिल्स भी पढ़ते हैं अपन। ठीक है, वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट जोनल काउंसिल 1956 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी जबकि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 1971 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। आप इसको हम डिटेल और पढ़ लीजिएगा, मैंने बेसिक आपको बता दिया जो कि इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें कितने मेंबर्स हैं आपको देखना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट के मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर कहां है ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहें मैं पूरा टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये टॉपिक्स बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और थोड़ा बहुत बेसिक डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है वो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। सेकंड टॉपिक, ये स्कीम आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, दैट इज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। रिमेंबर, इस स्कीम के बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं बता दूं ये जो स्कीम है इसको कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, दैट इज फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है। तो याद रखिएगा वन नेशन वन राशन कार्ड, नाम से ही समझ में आ रहा है आप कहीं भी रह रहे हो, फॉर एग्जांपल माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं एमपी से यूपी में वर्क कर रहे हैं, तो आप यूपी में भी आप एमपी के हो बट आपके पास एमपी का राशन कार्ड है, आप यूपी के याद रखिएगा राशन शॉप से भी आप अनाज ले सकते हो, राशन ले सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है कि एक राशन कार्ड पूरे इंडिया में वर्क करेगा। तो इट्स वन ऑफ द गुड स्कीम, इसके हम डिटेल्स आप और पढ़ सकते हैं, बट याद रखिएगा मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर है वो यहां पर लिख के दे देंगे, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट मेरा मानना है वो है एमटीसीआर। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, वैसे एक्चुअली ये ओल्ड टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं है, बट इसके क्वेश्चन आने के चांसेस थे बट यूपीएससी ने पूछा नहीं। ठीक है, बट अभी हम बात कर रहे हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी की और अभी आपको पता हो इंडिया चाइना के भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो एमटीसीआर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल रिजाइन। ओके, याद रखिएगा एमटीसीआर का इंडिया मेंबर है, ऑफ कोर्स इंडिया मेंबर 2016 में ही एमटीसीआर का इंडिया मेंबर बन गया था। ये है क्या, ये चीज है क्या, बेसिक याद रखिएगा कि ये क्या करता है, लिमिट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। जो मिसाइल और मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको लिमिट करने की कोशिश करता है, दैट इज एमटीसीआर, और इंडिया इसका मेंबर बन चुका है, इसमें 35 मेंबर्स हो चुके हैं। ठीक है, इसके हम डिटेल्स आप और भी देख सकते हैं, बट याद रखिएगा एमटीसीआर इस बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा मानना है, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। इस बार बिम्स्टेक जो है वो की एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो एग्जाम में आ सकती है। फुल फॉर्म सबको पता होगा, इसमें 7 मेंबर्स हैं, ये भी आपको पता होगा। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, चाइना इसका मेंबर नहीं है, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, याद रखिए 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बिम्स्टेक एस्टैब्लिश हुई थी। इसकी समिट्स वगैरह आप देख लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आइलैंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान, इंडिया, चाइना, ये सारे जो साउथ ईस्ट एशिया में याद रखिए इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, है ना। तो साउथ एशिया की अगर बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए ये आइलैंड में अगर डिस्प्यूट है वो ऑफ कोर्स डिस्प्यूट जो है वो चाइना और जापान के बीच में है, बट याद रखिएगा इसकी लोकेशन ईस्ट चाइना सी में है। ये आइलैंड्स हो सकता है मेरे ख्याल से आइलैंड्स हो यहाँ के उठाएं इस बार
चाइना की साइड के, और आपको अरेंजमेंट में पूछ लें कि कौन सा आइलैंड नॉर्थ में, साउथ में, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इस सी को भी जरूर देख लीजिएगा, ईस्ट चाइना सी जो है या येलो सी है, तो इस लोकेशन को मैपिंग जरूर कर लीजिएगा, मेरा मानना है चाइना की जस्ट ईस्ट साइड में वहां पे एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, सबको पता होगा इस आइलैंड के बारे में, इसको भी जरूर देख लीजिएगा, ईस्ट चाइना सी में आइलैंड लोकेटेड है। इट्स अ डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड जापान। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो तो होगा ही, आप मान के चलिए क्वेश्चन आएगा रिपोर्ट्स पे, ठीक है। अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स लिए पहले सेक्शन में, मैं एक साथ सारी रिपोर्ट यहां नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है, इसमें हम डिटेल्स भी हो सकती हैं, हम रिपोर्ट्स का एक लेक्चर अलग से बना देंगे। याद रखिए यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लिख दी है और कौन उन्हें पब्लिश करता है। मेरा मानना है इन 11 रिपोर्ट से ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इसीलिए एक बार इन रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है एटलीस्ट इसको तो आप देख लीजिए। मैंने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स लिखा है, यूनाइटेड नेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, नेक्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट दैट इज IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, okay, then global findex database, this is also very important, it is published by world bank, और जो लास्ट में है that is also going to be the important, that is global multidimensional poverty index, ठीक है। और ये जो है global multidimensional poverty index इसको पब्लिश करता है UNDP, that is United Nation Development Program, okay। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं this could be the important topic for this year prelims, तो एटलीस्ट आप ये रिपोर्ट्स तो आप देख लेना। मैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ऑफ कोर्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनको मैं आगे अपने लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, बट ये अभी आप याद कर लो, ठीक है। तो ये एग्जाम में मेरा मानना है एक क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट योजना है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। याद रखिएगा ग्रीन रेवोल्यूशन कृष्योन्नति योजना, ठीक है। अब ये जो कृष्योन्नति योजना है ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्यों हो सकती है। एग्रीकल्चर आपको पता होगा इस टाइम पर इंडिया की GDP इतनी डाउन हुई, बट एग्रीकल्चर एक लौता सेक्टर है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, ओके। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स आने के चांसेस ज्यादा हैं, ओके, ये आप मान के रखिए, ठीक है। अभी देखा है ये मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं लॉन्च की है। इस स्कीम के बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम है। मैं आपको बेसिक कुछ बता दे रहा हूं स्कीम से रिलेटेड क्या सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो ये रहने वाला है इसके अंदर 12 सब स्कीम्स हैं, या 12 सब स्कीम्स या 12 मिशन जो हैं वो याद रखिएगा इस स्कीम के अंदर है, ठीक है। जैसे सेंट्रल सेक्टर या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या मिशन हैं वो इस स्कीम के साथ मर्ज अप कर दिए गए हैं। तो इसी स्कीम के अंदर 12 ऐसी सब स्कीम्स या मिशन रखे गए हैं, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स कृष्योन्नति योजना है, रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है, ये सब पॉइंट्स इसके कॉमन है, बट फैक्चुअल पॉइंट ये है, याद रखिएगा एक मिनिस्ट्री, दूसरा इसकी 12 सब स्कीम्स जो इसके अंदर है। वो मैंने 12 सब स्कीम्स यहां पर लिख भी रखी हैं, आप इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, विच आर द 12 सब स्कीम्स विच आर अंडर दिस मिशन। एक स्टेटमेंट बना सकते हैं वो देयर आर 10 सब स्कीम्स विच आर अंडर दिस मिशन, तो रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट क्योंकि 12 है। ये देखिए यहां पर लिखी हुई 8, आगे नेक्स्ट 4 जो है मैंने आगे मेंशन कर रखी है। इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, नीचे WhatsApp नंबर दिया आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है 12 स्कीम्स, इनको याद रखिएगा जो इसके अंदर दैट इज सब स्कीम्स है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस तरह मैंने MTCR बताया वैसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज हेग कोड ऑफ कंडक्ट। दिस कुड आल्सो बी द इंपॉर्टेंट हेग कोड ऑफ कंडक्ट। याद रखिएगा MTCR हेग कोड ऑफ कंडक्ट में से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इस साल। याद रखिएगा ये एक्चुअली है क्या, हेग कोड ऑफ कंडक्ट। ऑफ कोर्स आप यहां देख रहे हो तो लिखा हुआ है हेग कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट द proliferation of ballistic missiles, ओके। तो अगर देखा जाए तो इट डज नॉट बैन बैलिस्टिक मिसाइल्स, ऑफ कोर्स वो बैन करने की बात नहीं करता बैलिस्टिक मिसाइल्स को, बट इट ओनली लिमिट्स देयर प्रोडक्शन, टेस्टिंग एंड एक्सपोर्ट। तो याद रखिए ये भी बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड है, दैट इज हेग कोड ऑफ कंडक्ट, और उसको बैन करने की बात नहीं कर रहा, बट उसके प्रोडक्शन को लिमिट करना, उसकी टेस्टिंग को लिमिट करना, और जो एक्सपोर्ट करते हैं ना उसको लिमिट करने की बात करता है हेग कोड ऑफ कंडक्ट। तो स्टेटमेंट हो सकता है हेग कोड ऑफ कंडक्ट इज रिलेटेड टू, एक रहेगा इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एक ट्रेड से रिलेटेड है, एक मिसाइल ऐसा करके, तो आप समझ रहे हो ना, ऐसे स्टेटमेंट्स रहेंगे तो आपको पहचानना है, ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है दैट इज दीस 2 मिशंस। आपको पता होगा चंद्रयान 2 मिशन न्यूज में था, ठीक है। तो ऑफ कोर्स चंद्रयान 2, ठीक है, वर्सेस आपको जो याद रखना है दैट इज चैंग 4 मिशन। रिमेंबर चैंग 4 मिशन वर्सेस चंद्रयान 2, याद रखिएगा।
मैं दोनों की बात करूं, दोनों ही मून के मिशन हैं। ऑफ कोर्स एक चाइना का है, एक इंडिया का है, ठीक है। चंद्रयान 2 तो आपको डिटेल में पढ़ना ही है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये दोनों ही मिशन याद रखिएगा, टू एक्सप्लोर द साउथ पोल ऑफ द मून, दोनों ही साउथ पोल ऑफ द मून को एक्सप्लोर करने के लिए दोनों मिशन लॉन्च हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स चंद्रयान 2 आपको पता होगा कि हमारा पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स ऑर्बिटर सक्सेसफुल रहा, बट लैंडर और रोवर जो है ऑफ कोर्स वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, ठीक है। बट इन दोनों मिशन को कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से जरूर पढ़ लेना। मेरा मानना है इस बार इन दोनों को कंपैरिजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नासा के कुछ मिशन हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में हो सकते हैं। नासा का न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम है, रिमेंबर दैट इज न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट मिशन हैं, वो चारों मिशन आपको याद होने चाहिए, और वो चारों मिशन किसके लिए हैं ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, वो सैटर्न का मून जो टाइटन है उसके लिए है। नेक्स्ट न्यू हॉरिजन प्लूटो एंड क्यूपलर बेल्ट के लिए है, ठीक है। जूनो जुपिटर के लिए है नासा का मिशन, और ओसिरिस रेक्स बेनू जो है एस्ट्रॉइड उसके लिए मिशन है। तो दीज आर द 4 मिशंस दैट्स गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स। इन मिशंस को याद रखिएगा, नाम से मैच द फॉलोइंग से करेक्टली मैच से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जा सकता है, ओके। चलिए नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट 2019 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी सरकार की आई 2019, तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बना सकती है यूपीएससी, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी। पहला स्टेटमेंट तो याद रखिएगा, इस पॉलिसी ने याद रखिएगा नेशनल दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 2012 को रिप्लेस किया है। पहली बात तो इसने रिप्लेस किसको किया है, 2012 की पॉलिसी को। वो यहां पे 2010 लिख देंगे आपके लिए फॉर एग्जांपल, टू जस्ट गेट टू कंफ्यूज, ओके। पहला ये, और ये जो नई पॉलिसी आई है दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, इसने एक नई चीज का फाउंडेशन किया है दैट इज ESDM इंडस्ट्री। याद रखिए ESDM इंडस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब, रिमेंबर, फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो डिजाइन याद रखिए, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की ये पॉलिसी बात कर रही है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स बन सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है आपको ये पॉलिसी का ईयर ना पता होने की वजह से गलत हो सकता है, तो प्लीज इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स किस मिनिस्ट्री के अंदर ये तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये स्कीम जो है 2018 की है, बट मैंने यहां पर क्यों कवर की, क्योंकि ये स्कीम सिर्फ 2 साल के लिए थी, 2018 से 2020 तक, बट इसको अभी कोरोना वायरस की वजह से 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये न्यूज में आ गई है ये स्कीम, ठीक है। तो मेरा मानना है पिछले साल तो क्वेश्चन नहीं आया है, इस साल इससे क्वेश्चन आ सकता है। अटल बिमित व्यक्ति कल्याण योजना, ऑफकोर्स स्कीम तो 2018 की है। अब ये स्कीम अगर लिखा आ गया, ठीक है, कि किससे रिलेटेड है ये स्कीम, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए नाम से, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो किससे रिलेटेड है। याद रखिएगा ये स्कीम रिलेटेड है अनएम्प्लॉयमेंट से, जो कि अभी न्यूज में भी है टॉपिक, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका एम क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना किसको, लेट अस सपोज आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब चली गई, ठीक है, हु लॉस्ट देयर जॉब, ठीक है, और जॉबलेस हो गए, ठीक है, फॉर वॉट एवर रीजंस, चाहे कि याद रखिएगा एम्प्लॉयमेंट पैटर्न चेंज होने की वजह से, आपको ये पॉइंट याद रखना है, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न चेंज होने की वजह से क्या हो गया, याद रखिएगा वो फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार देगी उनको, गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव देम फाइनेंशियल सपोर्ट, बिकॉज क्या हो गया, उनकी जो जॉब्स हैं वो क्या हो गई हैं, लॉस हो गई हैं, ठीक है। तो उसके लिए सरकार उनको एक तरीके से आप कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट स्कीम, इसको याद रखिएगा किस मिनिस्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट हो रही है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स, ओके। ऑफ कोर्स याद रखिएगा कि द बेनिफिशियरी विल बी इंश्योर्ड पर्सन कवर्ड अंडर दिस एक्ट, याद रखिएगा इस एक्ट के अंदर आपको कवर्ड होना जरूरी है, ठीक है। इस एक्ट के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं कि कौन सी कंपनी के लोग, आपकी सैलरी इतनी होगी तभी आप इसके अंदर क्या होंगे, मतलब आप इंश्योर्ड किए जाएंगे, और फिर अगर आपकी जॉब चली जाती है तो सरकार आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी, ऐसा नहीं कि किसी को भी दे रही है, ठीक है। तो जो इस स्कीम याद रखिएगा इस एक्ट के अंदर एनरोल्ड होंगे, इंश्योर्ड होंगे, उनको मिलेगी, ठीक है। तो ये एक्ट का ईयर भी याद रखना, ये भी स्टेटमेंट बना सकते हैं आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू अगेन द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स, ओके। नेक्स्ट ये कॉमन टॉपिक है, आ चुका है ऑलरेडी, बट मेरा मानना है हर बार न्यूज में रहता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू बिटकॉइंस, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, साइंस एंड टेक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दैट इज गोइंग टू एनवायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वेसिव स्पीशीज, बहुत कॉमन टर्म है, एक्चुअली यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। इन्वेसिव स्पीशीज जिसको पता नहीं है
क्या है, देखो ऐसे बहुत से इन्वेसिव स्पीशीज हैं, आप सारी ऐसी स्पीशीज याद नहीं कर सकते, बट स्टिल व्हाट इज दिस इन्वेसिव स्पीशीज। मान लीजिए, याद रखिएगा, ये कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो पर्टिकुलर प्लेसेस में अगर वो स्पीशीज वहां पर आ जाए तो वहां के जो नेचुरल, याद रखिएगा, प्लांट्स और एनिमल्स है उनको थ्रेटन करते हैं, रिमेंबर। तो व्हाट इज दिस इन्वेसिव स्पीशीज, इट थ्रेटन्स द नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो वहां का नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी होगी उसको इंपैक्ट करेंगी कुछ ऐसी स्पीशीज वहां पर आकर, ठीक है। तो कॉमन टर्म आप याद रखें इन्वेसिव स्पीशीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बैकग्राउंड में आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, देखिए आपको ये पॉइंट मानना पड़ेगा कि लेट अस सपोज ये पर्टिकुलर ऑफ कोर्स अर्थ है, ठीक है, हर एक ह्यूमन बीइंग्स की कुछ ना कुछ डिमांड्स हैं, ठीक है। आपको रिसोर्सेज चाहिए, आप फूड ले रहे हैं, ठीक है, आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, मतलब यू हैव सर्टेन डिमांड्स रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है, आप वो चीज कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति का एक फुटप्रिंट होता है अर्थ में, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। रिमेंबर कि हर ह्यूमन की डिमांड होती है ऑन नेचर, ठीक है, और नेचर क्या करता है, वो डिमांड पूरी करता है। लेकिन आप इतनी ज्यादा अगर आपकी डिमांड होगी कि नेचर उसको रीजनरेट नहीं कर पा रहा हो, लेट अस सपोज आपकी 10 डिमांड है नेचर से और आप नेचर 10 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, 10-10 हो गया, बट मान लीजिए आपकी 11 डिमांड हो गई और नेचर रीजनरेट कितना कर पा रहा है, मतलब आपने इतना यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिए रिसोर्सेज और वापस रीजनरेट नहीं कर पाया, रीजनरेट से वो 10 कर पा रहा है, तो आप देख रहे हो आपकी डिमांड ज्यादा हो गई, नेचर रीजनरेट नहीं कर पा रहा है, तो गलत बात है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होती है, दे आर द डिमांड्स ऑन नेचर बाय द ह्यूमन बीइंग्स, उनके रिसोर्सेज, आपको फूड चाहिए, फॉरेस्ट की जरूरत है, आपको सब चीज की जरूरत है, ठीक है, तो वो होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसको मेजर कौन करता है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिखी है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, याद रखिएगा, एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 2003 में एस्टैब्लिश हुई थी, बट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि याद रखिए जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डाटा है वो यही ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आप कह रहे होंगे सर अगर हमारी डिमांड लेटर सपोज इतनी है और अर्थ रीजनरेट नहीं कर पा रही उतना तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, यस, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसी से रिलेटेड एक अगला टर्म है, दैट इज अर्थ ओवरशूट, ठीक है। व्हाट इज दिस अर्थ ओवरशूट, अर्थ ओवरशूट का मतलब ये है कि जब ह्यूमन की जो डिमांड है, ठीक है, नेचर पर, जैसे आपको चाहिए फिश, फॉरेस्ट, ये सब आपकी डिमांड्स होंगी, सब आपको चाहिए नेचर से, और जो सर्विसेज जो अर्थ वापस लेट अस सपोज रीजनरेट करती है, आपने 10 ले लिया, अर्थ वापस रीजनरेट करती है, तो आपकी डिमांड ज्यादा हो गई और अर्थ वो उस साल पे रीजनरेट नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपकी डिमांड ज्यादा हो गई, दिस इज रॉन्ग, तो उसे हम कहते हैं अर्थ ओवरशूट, रिमेंबर। तो एक अर्थ ओवरशूट डे भी बनाया गया है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अर्थ ओवरशूट डे बना है 29 जुलाई 2019, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है 2019 के पर्सपेक्टिव से, अर्थ ओवरशूट डे के हिसाब से ही मैंने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बताया है, ठीक है। अर्थ ओवरशूट डे का फॉर्मूला भी है, देखो प्लैनेट की बायो कैपेसिटी कितनी है, आपकी कितना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, ह्यूमन बीइंग्स का कितना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है इनटू 365 डेज, ठीक है, तो इससे आप अर्थ ओवरशूट डे कैलकुलेट कर सकते हैं, रिमेंबर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, अर्थ ओवरशूट डे कुड बी द इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स, ओके। नेक्स्ट इन स्पेस एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, इन स्पेस एक्सरसाइज, दिस कुड बी इंपॉर्टेंट, न्यूज में थी, इंडिया टू कैरी आउट इट्स फर्स्ट एवर स्पेस वॉर एक्सरसाइज इन जुलाई, ये स्पेस वॉर एक्सरसाइज है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज दिस इन स्पेस एक्सरसाइज, ये है क्या, ये एक स्पेस वॉर एक्सरसाइज है जो इंडिया ने फर्स्ट टाइम की है, ठीक है, तो पूछा क्या जुलाई में ही इंडिया ने किया है, तो 19 में इंडिया की पहली, याद रखिएगा, फर्स्ट स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज है जिसका नाम ये है, ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, व्हाट दिस इज रिसेंटली न्यूज, व्हाट इज दिस, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एक इंपॉर्टेंट डिसीज है, वायरस, आपको पता है कोरोना वायरस न्यूज में है, तो इसलिए वायरल डिसीजेज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैंने एक डिसीज लिखी, दैट इज जेई, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है, ऑफ कोर्स इट्स अ वायरल डिसीज, बट याद रखिएगा मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है, इसको हम डिटेल भी आप पढ़ सकते हो, बट दिस कुड बी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हो सकता है आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज, उसमें इसका नाम आ जाए, दैट वे इट कुड बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कोरोना न्यूज में है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने ऑलरेडी अपने आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर में कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है, रिमेंबर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, याद रखिएगा, इंडिया की इस इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज यूनेस्को जो पब्लिश करता है उसमें 13
चीजें हैं याद रखिएगा जो रिकॉग्नाइज की गई हैं बाय यूनेस्को, दिस इज गोइंग टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 13 जो है इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसका याद रखिएगा, आप मेरे आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स को देख सकते हैं, वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें मैंने बताया हुआ है, कुछ मैं डिस्कस कर देता हूं, जैसे योगा, कुंभ मेला, सनिकीर्तन मणिपुर का बहुत फेमस है, रिमेंबर बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख, न्यूज में आपको पता है लद्दाख है ना, रमबन याद रखिए उत्तराखंड का है, ठीक है। तो ये कलबेलिया डांस राजस्थान का है। तो दीज आर फॉलोइंग 13 intangible culture site, this could be important। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, this all the 13 could be important कि हम जरूर पढ़ लीजिए, एग्जाम में मेरा मानना है इस बार इससे क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मैंने अपने लेक्चर सीरीज में कवर किया है, आप चाहे तो हमारे लेक्चर सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां हमने हर चीज कवर की हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है। इसमें बहुत डिबेट चलता रहता है इस कन्वेंशन पे, याद रखिए, इसके हम डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। ये कन्वेंशन 1982 में साइन हुई थी, ऑफ कोर्स इंडिया ने भी साइन कर रखी है। तो यूएनसीएलओएस याद रखिएगा, बहुत कॉमन टर्म है, आप कभी भी पढ़ेंगे सी में या सी से रिलेटेड कुछ भी चीजें पढ़ेंगे, ये लॉ तो आपको लॉ ऑफ द सी पता होना चाहिए। तो इसके बारे में तो एक बार गो थ्रू करके बेसिक देख लो इसके बारे में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इसमें, ठीक है। इसी को जब कवर करते हैं तो इसी से रिलेटेड एक कन्वेंशन है, दैट इज मार्पोल कन्वेंशन, तो उसको ही मैं कवर कर देता हूं। व्हाट इज दिस मार्पोल कन्वेंशन? आप देख रहे होंगे यहां पर आपको मार्पोल कन्वेंशन दिख रहा होगा। व्हाट इज दिस? इट इज एन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कन्वेंशन। याद रखिएगा, ये प्रिवेंट करता है पोल्यूशन ऑफ मेराइन एनवायरनमेंट बाय शिप्स फ्रॉम ऑपरेशनल और एक्सीडेंटल कॉजेस। आपको पता होगा शिप जाती रहती हैं सी में, जिसकी वजह से कभी कभी लीक हो जाता है, तो याद रखिए उसी से रिलेटेड ये मार्पोल कन्वेंशन है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, आपने बहुत बार सुना होगा कि लीक हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है मैराइन में, तो उसके लिए ही मार्पोल कन्वेंशन है। तो क्वेश्चन आ सकता है मार्पोल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, ये आ सकता है मोज़ैक। व्हाट इज दिस मोज़ैक? मोज़ैक इज रिसेंटली इन न्यूज। व्हाट इज दिस? याद रखिएगा, एक आर्कटिक ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया गया। व्हाट इज दिस? एक साल का पूरा 1 ईयर एक्सपीडिशन किया जाएगा आर्कटिक ओशन में टू एक्सप्लोर द आर्कटिक क्लाइमेट सिस्टम। जो आर्कटिक का क्लाइमेट सिस्टम है उसको पूरा एक्सप्लोर किया जा रहा है, पता किया जा रहा है उसके क्लाइमेट सिस्टम के बारे में। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन न्यू करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक साल का टाइम पीरियड आप देखिए, सितंबर 2019 से सितंबर 2020, तो पूरा एक साल है। यूपीएससी के लिए बेस्ट बनता है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मेरे आने के चांसेस सबसे ज्यादा है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हो सकता है ओसाका ट्रैक। देखिए G20 की समिट अभी हुई सऊदी अरेबिया में, ऑफ कोर्स वर्चुअल समिट थी, सऊदी अरेबिया लीड करा था इसको। बट 2019 की G20 समिट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है। अब G20 की अगली भी समिट होगी 2020 की, जो वर्चुअल हुई कोरोना वायरस की वजह से। बट 2019 की जो ओसाका ट्रैक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ट्रैक जो है दैट इज रिलेटेड टू डिजिटल इकोनॉमी, और ये G20 में ही साइन हुआ था 2019 में। इंडिया ने इस ट्रैक को साइन नहीं किया है, रिमेंबर इंडिया हैज नॉट साइन दिस ओसाका ट्रैक, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। आपको बस बेसिक याद रखना है, ओसाका ट्रैक इज रिलेटेड टू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर वुड बी व्हाट, दैट इज G20, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। एक स्कीम मैंने लिखी स्ट्राइड, दिस कुड आल्सो बी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस स्ट्राइड? बहुत सिंपल है, स्कीम ऑफ ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको लॉन्च किया पहले, तो ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाय यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, ठीक है। MHRD मिनिस्ट्री तो न्यूज में ही आपको पता होगा, उसकी वजह से ये स्कीम अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें आपको क्या देखना है, व्हाट इज दिस स्कीम का ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट, दैट इज सफिशिएंट। ऑब्जेक्टिव है कि रिसर्च कल्चर एंड प्रमोट इनोवेशन विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेटिव रिसर्च इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। बहुत इजी है, याद रखिए रिसर्च कल्चर इनोवेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में। तो याद रखिए स्ट्राइड मिशन, स्ट्राइड जो है ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा यूजीसी का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट ऐसा आ सकता है कि पेट्रोगिल्फ्स, याद रखिएगा पेट्रोगिल्फ्स की बात करते हैं। व्हाट इज दिस पेट्रोगिल्फ्स? ऐसा आ जाएगा आपके एग्जाम में, पेट्रोगिल्फ्स क्या है, ठीक है। तो याद रखिए ऑफ कोर्स ये एक रॉक आर्ट है, आप देख रहे हो मैंने इमेज बना रखी है, इट्स अ रॉक आर्ट। अभी आप अगर महाराष्ट्र में रत्नागिरी प्लेस अगर आप कभी विजिट किए होंगे तो वहां पर रिसेंटली न्यूज में आई है, रिमेंबर, तो महाराष्ट्र की है, याद रखिए इट्स अ रॉक आर्ट। तो सिंपल आपसे पूछ सकते हैं, ये अभी रिसेंटली न्यूज में थी, व्हाट इज दिस? इट्स अ डांस, इट्स अ आर्ट या एक रॉक आर्ट है, तो ऐसे करके आपको आंसर मार्क करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है? FATF, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल सिक्योरिटी हम पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान को इसमें लिस्ट में शिफ्ट करते रहते हैं, दैट इज वाई इंपॉर्टेंट। इसके हम डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक बता देता हूं। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंडिया इसका मेंबर है, ऑफकोर्स 1989 में स्टैब्लिश हुई थी, और G7 जो ग्रुप है उन्होंने मिलकर इस ग्रुप को फॉर्म किया था, FATF, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है स्टैटिक एग्जाम है पेरिस ऑफ फ्रांस, पेरिस में, फ्रांस में है। इसका काम क्या है, ये पॉलिसी मेकिंग, याद रखिएगा इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग मेजर्स को देखती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इनकी लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, जहां पे कंट्रीज को पुट करती हैं, थ्रेटन करती हैं कि आप अपने यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाइए रिलेटेड टू व्हाट, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से पता चला होगा, पाकिस्तान का नाम तो इसमें होगा, तो इसकी वजह से पाकिस्तान इसकी वजह से न्यूज में रहता है, ठीक है। तो ये आपको जरूर देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइगर सेंसस रिपोर्ट, दिस कुड आल्सो बी इंपॉर्टेंट। टाइगर्स की बात करते हैं हम, ऑफ कोर्स रैंक 1 पे जो है सबसे टाइगर वो मध्य प्रदेश है, सेकंड कर्नाटका, थर्ड उत्तराखंड। टाइगर रिजर्व्स इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट है, बट इतनी सारी आप याद नहीं कर सकते, आप याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जितनी आपको याद होती है अच्छी बात है, उनको भी हम कवर करेंगे अपने कमिंग लेक्चर्स में। बट मैं आपको बता दूं जो इस बार डाटा आया है उसमें 33% राइज हुआ है टाइगर्स का, तो इट्स अ गुड साइन, हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड हुआ है, 33% टाइगर्स की पॉपुलेशन राइज हुई है, ओके। एंड मध्य प्रदेश अगेन बिकेम द टाइगर स्टेट, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स मध्य प्रदेश में ही हैं, ओके। तो टाइगर सेंसस रिपोर्ट अगेन इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट बेसिक इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट 33% राइज याद रखना, ओके। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है ब्लैक गोल्ड। व्हाट इज दिस ब्लैक गोल्ड? एक्चुअली अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है मुंबई में सिचुएटेड है, मैं बताऊं, इन्होंने रिसर्च ये एक फाइंड आउट किया है, एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की है रिलेटेड टू ब्लैक गोल्ड। व्हाट इज दिस ब्लैक गोल्ड? हो सकता है एग्जाम में आए, मैं बता दूं एक्चुअली उन्होंने क्या किया है, जो गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स हैं उसको रीअरेंज किया, उसके साइज और गैप्स को चेंज किया है, उसको रीअरेंज किया है, ठीक है, और उससे एक नया मटेरियल बना लिया है। और उस मटेरियल की प्रॉपर्टी आप देखिए क्या है, टू एब्जॉर्ब लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल कर सकता है। तो देखा है इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो गोल्ड में नहीं होती है, रिमेंबर, इसलिए इसका नाम ब्लैक गोल्ड भी रखा गया है। रिमेंबर, इट डज नॉट, गोल्ड के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती, गोल्ड डज नॉट हैव दीस प्रॉपर्टीज, तो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड रखा जा रहा है। न्यू मटेरियल को याद रखिएगा, ब्लैक कलर का भी दिखता है, तो इसको ब्लैक गोल्ड रखा गया नाम। तो ब्लैक गोल्ड क्यों न्यूज में, मैंने आपको बता दिया है, रिसेंटली नैनो पार्टिकल्स को, गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स को उन्होंने थोड़ा बहुत साइज और शेप को चेंज करके एक नया पार्टिकल ड्राइव किया, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। नेक्स्ट, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, इंडिया पाकिस्तान आपको पता होगा न्यूज में रहे हैं। तो करतारपुर कॉरिडोर, दिस इज इंपॉर्टेंट। करतारपुर कॉरिडोर है क्या, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए यहां पर आपको एक जगह दिख रही होगी, डेरा बाबा नानक, ठीक है, और यहां पर आपको करतारपुर दिख रहा होगा। व्हाट इज दिस? करतारपुर में याद रखिए कॉरिडोर जो है, यहां पर नारोवल, जो नारोवल प्लेस है, याद रखिएगा ये डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का। यहां पर जो प्लेस है वो है, याद रखिएगा, दरबार साहिब गुरुद्वारा यहां पर लोकेटेड है, ठीक है। तो इंडिया के लोग यहीं पर जाते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसको कनेक्ट करते हुए कॉरिडोर बना दिया गया है, रिलीजियस दोनों के अच्छे संबंध बने रहे, तो अभी ये ओपन भी कर दिया गया है। तो याद रखिएगा जो दरबार साहिब गुरुद्वारा है ये पाकिस्तान में है, और इंडिया में क्या है, डेरा बाबा नानक श्राइन जो है गुरदासपुर पंजाब के प्रोविंस में है, इंडिया के प्रोविंस में। तो याद रखिए इनको कनेक्ट करने के लिए एक करतारपुर कॉरिडोर बना दिया गया, जिसको ओपन भी कर दिया गया है। और याद रखिए कॉरिडोर वॉज 550th, याद रखिएगा 550 बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव का, जो ऑफ कोर्स फाउंडर हैं सिखिज्म के। तो उनकी याद रखिएगा बर्थ एनिवर्सरी की वजह से इस करतारपुर कॉरिडोर न्यूज में है। तो रिमेंबर, ये दो प्लेसेस कंफ्यूज नहीं होना आपको, दरबार साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, दैट इज इन पाकिस्तान, और डेरा बाबा नानक श्राइन जो है वो कहां पर है, दैट इज इंडिया पंजाब, ओके। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। तो इनके बीच में कॉरिडोर एस्टैब्लिश की है, ओके। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है 2019 में, ओके। याद रखिए ये एक्ट ने रिप्लेस कर लिया है ओल्ड एक्ट को। ओल्ड एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो अब नया एक्ट आ गया, इसके बारे में आप डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर एस्टैब्लिश हो गया है, लद्दाख अलग हो गया है, तो डिलिमिटेशन कमीशन न्यूज में हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करूं, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करते हैं, ये इसमें ये आर्टिकल्स को भी आप देख लीजिएगा, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170 जरूर आप पढ़ लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दिए हुए, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, डिलिमिटेशन कमीशन। व्हाट इज दिस डिलिमिटेशन कमीशन? प्लीज हमारी पॉलिटी सीरीज को देखें आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, उसको आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको ईजी टॉपिक से मिल सकते हैं। बट ये क्वेश्चन इस साल मेरा मानना है डिलिमिटेशन क्वेश्चन कमीशन जो है वो एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। चलिए
इसको बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं, इसको बिल्कुल आइडिया नहीं बता दूं, बाउंड्री कमीशन है, ठीक है। तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, परमानेंट नहीं है, इसको स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। उसके हम डिटेल आपको देखना ना, पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज देखिए। नेक्स्ट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है, याद रखिएगा स्टैब्लिश हुई थी, बट इसमें अब चेंजेस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने चेंज कर दिया, एक नया अमेंडमेंट कर दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट को हमने अपने अपडेटेड पॉलिटी लेक्चर्स में जो हमारे वेबसाइट पे दिए हुए हैं, वहां मैंने पूरी तरीके से बताया क्या चेंजेस आए हैं। तो दिस एक्ट इज आल्सो गोइंग टू इंपॉर्टेंट। मेरा मानना है पॉलिटी में इस बार स्टैट्यूटरी बॉडीज में ये बॉडी आ सकती है, और जो अमेंडमेंट हुए वो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ना। मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योग्राफी में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, एटलीस्ट आप बेसिक एक बार देख लीजिएगा कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, दैट को आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई थिंक पता होगा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मतलब जो दैट इज अरेबियन सी में गिरी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब जो बे ऑफ बंगाल में जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला ड्रैगन ब्लड ऊजिंग ट्री देखा गया है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ट्री, ऐसा नहीं लगा ब्लड बाहर आ रहा हो, तो यस, दिस इज द फर्स्ट ड्रैगन ब्लड ऊजिंग ट्री, और ये असम में देखा गया है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आपका आएगा, याद रखिएगा ये नाम लिख के आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, दैट इज ड्रैकिनियन कैम्बोडियन, याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में लिख के आएगा, व्हाट इज दिस, ठीक है। रिसर्चर्स ने अभी डिस्कवर किया इसको, ऑफ कोर्स ये असम में है, याद रखिए अलोंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट कार्बी अलोंग डिस्ट्रिक्ट में फाउंड हुआ है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट ड्रैगन ब्लड ऊजिंग ट्री, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नाम आपको देके पूछ सकते हैं, व्हाट इज दिस, रिसेंटली इट इज इन न्यूज, रिलेटेड टू विच प्लेस, ओके, तो प्लीज इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्लूनेट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लूनेट इज रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट इज दिस, ठीक है, बहुत बेसिक आपको बता देता हूं, वैसे तो लिखा है प्लूनेट प्लस प्लैनेट प्लस मून इक्वल्स टू प्लूनेट, आपको बेसिक समझा देता हूं। देखिए आप यहां मैप को देखिए, लेट अस सपोज ये आपका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ये एक प्लैनेट है और ये एक मून है जो उसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। और इस मून के अराउंड भी आप देख रहे होंगे एक मून घूम रहा है, ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये प्लैनेट है, ये अराउंड मून है, उसके अराउंड भी एक मून घूम रहा है, ठीक है। अब आप यहां पर देख रहे होंगे जो मून इस मून के अराउंड घूम रहा था, वो कुछ देर में क्या हो गया, अपनी अलग ऑर्बिट में चला गया, अपनी अलग प्लेस में चला गया, इसी को हम कह रहे हैं प्लूनेट। मतलब प्लूनेट क्या है, प्लूनेट क्या है, रिसर्चर्स ने एक्सप्लेन किया है, जो एंगुलर मोमेंटम था बिटवीन प्लैनेट एंड इट्स मून, ठीक है, प्लैनेट और मून के बीच में एंगुलर मोमेंटम था, रिजल्ट्स इन मून एस्केपिंग द ग्रेविटेशनल पूल ऑफ इट्स पेरेंट मून, याद रखिएगा। तो जो मून, याद रखिएगा पेरेंट मून का मून था, वो अपनी, याद रखिएगा, इस ग्रेविटेशन पुल जो थी, याद रखिएगा, उससे बाहर चला गया है, ठीक है, एस्केप कर गया है। रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट कि वो अब अलग ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज प्लूनेट, प्लूनेट क्या है, ये एक फिश का नाम है, ये एक प्लैनेट से रिलेटेड, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे, क्योंकि प्लूनेट एक अजीब सा नाम लग रहा है, ये एक रोबोट का नाम है, ऐसे करके स्टेटमेंट जरूर दिए जाएंगे, तो याद रखना व्हाट इज दिस, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एक पूजा इंपॉर्टेंट है, मैंने कवर कर दिया, कार्ची पूजा, याद रखिए त्रिपुरा में मनाई जाती है, इसकी हम डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी अगर फेस्टिवल्स पूछे गए तो मे बी, मेरा मानना है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिक जीके में, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, FIDC, दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये है क्या, बहुत बेसिक बता देता हूं। आपने अगर बैंकिंग के बारे में अगर थोड़ा बहुत आइडिया नहीं भी आइडिया, NBFC तो सुना होगा, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। तो ये जो NBFC होती है, इसको ही रिप्रेजेंट करने के लिए जो बॉडी बनाई गई, जिसे कहते हैं FIDC, रिमेंबर दैट इज फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। रिमेंबर व्हाट इज दिस, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ NBFC, तो इनकी मीटिंग्स होती रहती है, NBFC की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो रिप्रेजेंट करती है, दैट इज FIDC। तो पूछा जाएगा व्हाट इज दिस FIDC, या FIDC का काम क्या है, तो याद रखिए इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ NBFC, ठीक है। तो एसेट्स, लोन फाइनेंसिंग, उससे मैटर को डील करती है, ठीक है। चलिए, तो इसके हम डिटेल आप और देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है टॉपिक तो आप जरूर देख लीजिएगा। एनजीओ एक दर्पण है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नीति आयोग ने स्टैब्लिश किया, व्हाट इज दिस एनजीओ दर्पण, बहुत आसान है, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे अपने यहाँ क्या है, दैट इज एनजीओस हैं, है ना, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनको मिनिस्ट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन करने के लिए ये एक एनजीओ दर्पण बनाया गया है नीति आयोग द्वारा। अब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जहां पर इंटरफेस हो सकता है एनजीओ और वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच में एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की गई है। पूछा जाता है एनजीओ दर्पण किसका इनिशिएटिव है, आंसर वुड बी नीति आयोग, रिमेंबर। और ये एनजीओ दर्पण का वर्किंग क्या है,
तो ये हो सकता है। ठीक है, अच्छी बात है, ये चीज चालू की है। ठीक है, नेक्स्ट ये एक जतन वर्चुअल म्यूजियम सॉफ्टवेयर है। पूछा सकता है व्हाट इज दिस जतन? जतन इज रिसेंटली न्यूज, व्हाट इज दिस? आप देख रहे होंगे मैंने खोल भी रखा है इसके सामने, ओपन कर रखा है आपके सामने, जतन वर्चुअल म्यूजियम। ठीक है, व्हाट इज दिस म्यूजियम सॉफ्टवेयर? तो लेट अस सपोज मुझे म्यूजियम में इंटरेस्ट है, अब मैं एक म्यूजियम में देखना है, म्यूजियम में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, तो मैं कैसे देखूंगा? तो उसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें हम डिजिटल, याद रखिए, हम ये देख सकते हैं म्यूजियम में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं उसके बारे में जान सकते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, रिसर्चर्स, उनके लिए एक हेल्पफुल करेगा ये पोर्टल जहां पर हम हर चीजें देख सकते हैं रिगार्डिंग व्हाट दैट इज म्यूजियम। ओके, नेक्स्ट दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज पंच मिशन। याद रखिएगा, पंच मिशन की बात करूं मैं, याद रखिएगा PUNCH, पंच मिशन से अपन कह सकते हैं, ये नासा ने लॉन्च किया है। पहली बात याद रखिए, इसरो का नहीं है, नासा का है। तो नासा के मिशन मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। व्हाट इज दिस? अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 4 सूटकेस, याद रखिएगा, साइज माइक्रोसैट सैटेलाइट जो हैं वो नासा छोड़ रहा है इन दिस पंच मिशन, दैट विल गोइंग टू ऑर्बिट द अर्थ इन फॉर्मेशन। रिमेंबर, तो व्हाट इज दिस पंच मिशन? अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 4 सूटकेस साइज माइक्रो सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं विच विल ऑर्बिट द अर्थ इन अ फॉर्मेशन। तो याद रखिएगा, इसके हम डिटेल आप और पढ़ सकते हैं, बट मेरा मानना है नासा के मिशन जो हैं वो सिर्फ क्वेश्चंस कैसे पूछे आते हैं, आप देखिए, आपको इसमें मास्टरी नहीं करनी है, आप इसमें बैठ के डिटेलिंग करना चालू कर दो। कैसे मैं कम से कम बहुत सारे टॉपिक्स बताने वाला हूं, अगर मैं 250 टॉपिक्स बता रहा हूं तभी तो मैं कह रहा हूं 60 to 65 क्वेश्चन इससे आएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं 100 बताऊंगा 65 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे में 10 लेक्चर आने वाले हैं। तो रिमेंबर, आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो मैं टॉपिक बताऊं इसके बाद बेसिक आप देख लो, इतना डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, इसको बस याद रखना कि है क्या ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है NAA की बात करूं, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अथॉरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट, GST कभी बात करें तो ये अथॉरिटी हमेशा न्यूज में आती है। मिनिस्ट्री, याद रखिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर ये अथॉरिटी बनाई गई है। व्हाट इज दिस? याद रखिएगा, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 171 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। तो याद रखिए, जो GST आया था उसकी टाइम पे इस बॉडी को बनाया गया था। इसका वर्किंग आप देख सकते हैं, जो GST के बेनिफिट्स होते हैं, रिमेंबर, जो भी GST लगा है उसके से जो बेनिफिट्स हैं वो कंज्यूमर्स तक पहुंचे, ऐसा कोई बीच में ना जाए मिडिलमैन जो बेनिफिट्स ना पहुंचे दे। तो ये अथॉरिटी का काम है कि बेनिफिट्स कंज्यूमर्स तक पहुंचने चाहिए। रिमेंबर, वैसे तो 2017 से 2019 तक के लिए बॉडी थी, बट इसका टाइम पीरियड 2021 तक कर दिया गया है, ठीक है। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्वाइवल इंटरनेशनल, एक बेसिक देख लीजिएगा। सर्वाइवल इंटरनेशनल क्या है? एक ग्लोबल मूवमेंट है। पूछा था ग्लोबल मूवमेंट किसके लिए? याद रखिए, ट्राइबल पीपल्स के लिए। 1969 से इंटरनेशनल बनी हुई है सर्वाइवल इंटरनेशनल, बट याद रखिए ये फाइट करती है राइट्स ऑफ ट्राइबल्स इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में ट्राइबल हैं उनके लिए फाइट करती है, डिफेंड देयर लाइव्स, प्रोटेक्ट देयर लैंड, उनके लिए सर्वाइवल इंटरनेशनल फाइट कर रही है। दिस कुड ऑल्सो बी द इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखा जाए जल शक्ति अभियान, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का मेरे ख्याल से। जल शक्ति अभियान नाम से ही पता चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो उसके अंदर ये है, ये एक कैंपेन है। रिमेंबर, नाम से पता चल रहा है व्हाट, टाइम बाउंड मिशन मोड वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है, ऑफ कोर्स, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है, उन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। तो ये मेरा मानना है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल जल शक्ति अभियान, तो आप सोच रहे होंगे कुछ बड़ा काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, बस वाटर कंजर्वेशन का कैंपेन है, दैट इज टाइम बाउंड मिशन बेस्ड कैंपेन। ओके, सो वी हैव डन विद द टुडेज लेक्चर। आई होप मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ऐसे में अराउंड मेरा मानना है मैंने आज कुछ टॉपिक डिस्कस किए होंगे, 30-40 टॉपिक्स मैंने आपको बताए होंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसे अगर हम डिस्कस करेंगे अराउंड हम 300 टॉपिक्स अगर मैं आपको बताता हूं, उनमें से अगर 60 to 55 क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपके लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि जिस एग्जाम में कट ऑफ ही 100 मार्क्स होता है, उसमें अगर हमको पहले से पता हो हम किन एरियाज पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इन लेक्चर्स को हम बहुत डिटेल में हमने सोचा है कि क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, न्यूज में है, उसको देखते ही हमने पहला लेक्चर आपके सामने बनाया। आप चाह रहे हैं इसके लेक्चर हम पूरे कंप्लीट कर दें, तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हम जरूर रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें लग रहा है एग्जाम पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, वो हम कंप्लीट कर देंगे 10 दिनों के अंदर। इसका मतलब एग्जाम से पहले, याद है आपके 20-25 डेज रहेंगे, आप इसको रिवाइज करिए और एग्जाम में जाइए। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आप ये पढ़ के तो चले जाइए कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आपको और कोई डाउट क्वेरीज है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, बट जरूर बताइए इनिशिएटिव कैसा है, इससे हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।